अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, कोरोना वायरस का ख़तरा भी बढ़ रहा है, लेकिन इसी ख़तरे में हमारी ज़राअत ने भी आगे बढ़ना है और वो आगे बढ़ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में गंदम की कटाई पहला मरहला है और ये एक चैलेंज है। हुकूमत की नई एडवाइज़री देहातों में रहने वाले जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनके लिए जारी की जा चुकी है। ये इसमें क्या करना है उन्हें, ख़ास तौर पे फार्मर्स को। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर ही बात करेंगे और लेकिन साथ ही हम ये भी देखेंगे कि मुतबादिल तवानाई और सोलर एनर्जी का ज़राअत में किरदार बन क्या रहा है और इसका मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है फार्मर्स वीएन फोरम के ख्वाजा मोहम्मद शुएब साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं सोलर एनर्जी ट्रेडर्स यूनियन के राना शहजाद साहब। सबसे पहले ख्वाजा शुएब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि पहले हिस्से में हम क्योंकि बात करना चाह रहे हैं, गंदम की कटाई सर पे खड़ी है, कोरोना का ख़तरा मंडला रहा है, बल्कि तेज़ी से केसेस सामने आ रहे हैं। हमारे देहात में खौफ क्या है और हमारे देहात में अवेयरनेस क्या है, और आप क्या देख रहे हैं कि गंदम की कटाई बर वक्त शुरू हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ का कि इस माहौल में आपने इस इंतहाई अहम सब्जेक्ट के लिए प्रोग्राम रखा। इस वक्त जो जनरली एक बात है ना, वो इस कोरोना की वजह से शहरों के साथ साथ देहातों में भी खौफ व हरास की सूरत हाल बन चुकी है। और बाकी थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से जो पुलिस और बाकी इदारे एक्टिव हैं, उनसे मज़ीद थोड़ी सी लोगों में घबराहट है। तो इस वक्त अशद ज़रूरत थी आपके इस चैनल पे, जो देहातों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, स्पेशली जनूबी पंजाब के इलाकों में, कि वहाँ पर हम देहात के लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस दें कि कौन कौन सी एहतियात करके बाकी काम जो हैं रोज़मर्रा के वो अपने मुकम्मल कर सकते हैं। इस वक्त साल की एक फसल है जो हमारी खुराक है गंदम, उसके कटाई का मौसम अगले 10-15 दिन में शुरू होने वाला है। मुल्तान में, सिंध में तो शुरू हो चुका है। तो अगर इस तरह की खौफ व हरास के हालात रहे और ट्रांसपोर्ट और इस पर इस तरह की पाबंदी है जो कल से कुछ गवर्नमेंट ने नरम की हैं, अगर ये शदीद हो जाती तो फिर ये बहुत बड़ा मसला हो जाता कि गंदम की कटाई कैसे होगी, वो मार्केटों तक कैसे पहुँचेगी, और ये शहरों में और देहातों में खुराक का मसला आना था। थोड़ा सा गवर्नमेंट ने उस पर नरमी की है कि अब ट्रांसपोर्ट जो है उसको अलाउ कर रहे हैं। बाकी आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें आप मज़ीद वजाहत भी कर सकें कि लोगों को ये बताएं कि जी आपने किस तरीके से अपना काम चला सकते हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अब गर्म हो जाएगा, उससे भी सुना है कि काफ़ी सारा वायरस के अटैक उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, और जैसे आपने खुद कहा हाँ, कि सुना है, आपको खुद हाँ, भी अभी हाँ, कंफर्म नहीं है कंफर्म क्या नहीं है ना कि जी, क्या इम्पैक्ट है, लेकिन ये कहा यह जाता है हाँ, कि ये वायरस मौसम और मौसम इलाका और नस्ल और ज़ात नहीं देख रहा, रंग भी नहीं देख रहा। लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि जब हमारा टेम्परेचर ऊपर जाएगा, जब ये गंदम की कटाई शुरू होगी, वो कटाई भी जो है इसी टेम्परेचर से मुंसलिक है कि धूप आएगी, गर्मी होगी, टेम्परेचर होगा तो ये गंदम पकेगी। तो उससे अल्लाह करे इस पे असरात आ जाएं। लेकिन जब हम जो बात कर रहे हैं, क्या आपका जो मुस्ताजर है, आपका जो मुलाजिम है, वो छोटा फार्मर जो खुद मेहनत कर रहा है, उसे कोरोना के बारे में इस तरीके से आगाही है? आज भी जो शाम की महफ़िलें हैं, आप मजलिसी ज़िंदगी है देहात में, घर वाले भी इकट्ठे बैठते हैं और उससे पहले आप भी एक चारपाई पे और चीज़ों पे लोग बैठते हैं, ठीक है। उस पे कितना एक फ़र्क पड़ा है? नहीं या भी आप नहीं समझते हैं कि चीज़ें नहीं, कि बिल्कुल नहीं, वो घर में बैठा, वो बंद हो गया है, ऐसा तो नहीं है शायद? नहीं नहीं, उनको ज़्यादा अवेयरनेस क्यों? है, कैसे? शहरों से भी ज़्यादा है। अच्छा। टीवी की वजह से, रेडियो की वजह से, और बाकी जो मूवमेंट कम हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, तो वो सब एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि भाई ये सब क्यों हो रहा है। मगर वो तो शहरों से भी ज़्यादा अवेयर हैं इस वक्त, और वहाँ पर वो एहतियात वो भी भी है। ऐसे ही एहतियात कर रहे हैं, ऐसे ही बंद हैं और ऐसे ही लॉकडाउन है वहाँ पे, देखिए, कि उनको खुद कहा जा सके कि भैया आपने बाहर नहीं निकलना। नहीं नहीं नहीं, कोई- लॉकडाउन तो हो नहीं सकते ठीक ना। है, हाँ। देखें, आप एक चीज़ ध्यान में रखें, जहाँ खुली फिजा है, खुली हवा है, वहाँ तो वैसे ही आदमी अगर काम भी कर रहा है तो एकड़ों में 1-2 बंदे होते हैं ना, एकड़ में, मकसद उसमें हवा भी चल रही है, टेम्परेचर भी है, धूप भी है, मकसद उनमें इस तरह का खौफ व हरास होना ही नहीं चाहिए। मगर लॉकडाउन कमरों में बंद होकर बैठ गए तो वो तो ज़्यादा हालात ख़राब हैं।
अगर टेम्परेचर में धूप में वो खुली जगह पर बैठा है तो उसके लिए रिस्क कम हो जाता है। सही। मकसद उन हालात में मतलब वहाँ पर अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो वो एक तो उनको आपने महदूद कर दिया। मतलब आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी नहीं होती नहीं, देहात है में ही आम तौर पे, और मखसूस से घर होते हैं, छोटी सी एक बस्ती है, नहीं। अगर कहीं भी है भी सही तो उस तरीके से बड़ा आप समझते हैं कि जैसे शहरों में ख़तरा है कि हज़ारों सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो ख़तरा बहरहाल देहात में कम है, शहर से बहुत कम। इस पर जारी रखते हैं बात। लेकिन हमारे साथ सोलर एनर्जी जो ट्रेडर्स यूनियन है उसके राना शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस प्रोग्राम में जैसे हमने कहा कि हम बात करते रहेंगे कि जो मुतबादिल तवानाई है और सोलर एनर्जी का हमारी ज़राअत पर असर क्या है, किरदार क्या है, और इस वक्त तक ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में ये ज़राअत क्या फार्मर्स तेज़ी से इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, जो ट्यूबवेल हैं उन्हें क्या सोलर पे मुंतकिल किया जा चुका है, कितने परसेंट हो चुके हैं और कितने परसेंट नहीं हो चुके। राना शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि जनूबी पंजाब में किस तरह का रुझान है, तेज़ी से काश्तकारों ने, फार्मर्स तबके ने अडॉप्ट किया है इसको कि वो अपने बिजली की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें ख़ुद भी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अडॉप्ट करने का जहाँ तक सवाल पैदा होता है तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि इस तादाद कार में जो इसकी कैपेसिटी है सोलर की अब इस काबिल हो चुकी है कि 100% ये आपको जो है आउटपुट देती है, जो कि आप अगर डीजल पे चला रहे हैं या वापडा पे चला रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अडॉप्ट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक है, थोड़ी सी इसकी कॉस्ट ऐसी है कि छोटा फार्मर जो है उसको शायद अफोर्ड नहीं करता, और उसमें ये चीज़ आ जाती है कि मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, आपको सब्सिडाइज लोन दे रही है। ओवरऑल वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 2022 तक इसको सब्सिडाइज़ किया हुआ है, टैक्सेस से एग्जम्पशन है, सेल्स टैक्स वगैरह एप्लीकेबल नहीं है इस पर। तो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी इसकी कॉस्ट ऐसी है कि जो छोटे फार्मर के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं हम लोगों के पास, और उसमें से को 50% या शायद इससे ज़्यादा 70% भी मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि वो लोग फिर पीछे हट जाते हैं इसकी कॉस्ट सुन के। और कुछ थोड़ा सा एक पहले मसला था कि कुछ लोग चले जाते हैं, जब कॉस्ट रिडक्शन की तरफ जाते हैं तो वो हाथ चढ़ जाते हैं, कुछ सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल कर लेते हैं और साल 2 साल बाद फिर उनको उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही होती। तो बहरहाल ये कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान भी है, और इसका उससे फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि अगर आपकी ज़राअत को देखी जाए तो उसमें बीज और खाद वगैरह के बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंस आता था वो आता था पानी, जहाँ नहरी पानी नहीं है वो आपको आता था डीजल का, या आप अगर वापडा के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी सडन ख़त्म हो जाती है। तो उसमें यह है कि तकरीबन मेरे ख्याल में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 45-50% शायद आपको जो है ना कॉस्ट में रिडक्शन मिल जाती है, जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। तो वो डेफिनेट एक बड़ा साइन ऑफ रिलीफ होता है आपके फार्मर के लिए। तो चीज़ें जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं। उसमें कुछ हमारा जो सेटअप है सोलर एनर्जी ट्रेड यूनियन, हमारी तरफ से कुछ चीज़ें डिस्कस भी हो रही हैं, वो हम अपने पैनल से गवर्नमेंट को भी शायद देंगे अगले कुछ अरसे में कोई मुनासिब फॉर्म के ऊपर, कि इसको कोई कम्युनिटी बेस ट्यूबवेल सिस्टम लगाए जाएं। और ये इनका ताल्लुक़ क्योंकि ज़राअत के शोबे से है तो ये बताएंगे कितना को फिजिबल है कि अगर छोटे 4-5-6 जितने भी एक उसको स्टडी के बाद फार्मर्स को इकट्ठा करके आप उसे एक ट्यूबवेल सिस्टम लगा दें जो सोलर बेस हो और उसको वो सब लोग शेयर करें, तो मेरे ख्याल में उसमें एक छोटा जो आपका फार्मर है वो इस काबिल हो जाएगा कि इसके फ़ायदे को जो है वो ले सके। अच्छा, आपने एक बात की इसके सारे पहलुओं पे बात करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉस्ट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ख्वाजा साहब भी मेरी बात को सपोर्ट करेंगे कि एक फार्मर के लिए और एक दरमियाने दर्जे और एक छोटे काश्तकार के लिए ये बहुत अहमियत रखती है। जी बिल्कुल। अब तक अगर अडॉप्ट पूरी तरीके से नहीं किया जा ज़रूर रहा है बड़ा फार्मर, लेकिन जो दरमियाना तबके का फार्मर है तो उसकी एक ही चीज़ आती है कॉस्ट। ख्वाजा साहब, कॉस्ट की वजह से छोटा फार्मर, दरमियाने तबका जो है, दर्जे का जो फार्मर है वो दरमियान में से उस तरीके से तेज़ी से उसे अडॉप्ट नहीं कर रहा जितनी शायद ज़रूरत है या जितनी उसमें गुंजाइश है। देखिए, इस वक्त तक जितने लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है ना,
वो इलाके हैं जहाँ पर आपकी बिजली की ट्रांसमिशन नहीं पहुँची। जहाँ पर बिजली की तारें पहुँच चुकी हैं और गवर्नमेंट की सब्सिडी वाला हमें ट्यूबवेल का रेट मिल रहा है, तो उसमें ये फिजिबल नहीं रहते। शहरों के लिए ये फिजिबल होंगे, ट्यूबवेल के लिए ये, क्योंकि उस पर ऑलरेडी सब्सिडी है ना, तो उस पर इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ, जहाँ पर बिजली है ही नहीं, जहाँ पोल लगा कर ले जाना पड़ेंगे तारे, उनके लिए ये फिजिबल है। अब जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, वहाँ पर अगर उन लोगों को आपने अट्रैक्ट करना है, तो वहाँ पर ट्यूबवेल पे भी नेट मीटरिंग वाला किया जाए कि अगर उसको इसके हर वक्त तो ट्यूबवेल नहीं चलना ना, जब उसको पानी की ज़रूरत होगी वो चलाएगा। अगर मैं एक सिस्टम लगा लेता हूँ, तो अगर मेरा ट्यूबवेल नहीं चल रहा, जो ये बात अभी इन्होंने राणा साहब कह रहे थे कि भाई 3-4 आदमी मिलकर कर दें, उसकी वजह आप नेट मीटरिंग कर दें। अच्छा, इस पे हम आते हैं कि नेट मीटरिंग की तरफ, लेकिन मैं पहले एक बात करूँ। अभी तक एक ही चीज़ रुकावट है, वो है कॉस्ट, और अफोर्ड नहीं करता कहा। एक और भी है, हाँ, मैं इसकी जो प्लेटें हैं, जो सोलर प्लेट्स हैं, उनका भी सिक्योरिटी का भी होना चाहिए ना, इंश्योरेंस भी हो या इस तरह की कोई स्कीम साथ में हो, क्योंकि भी ये नई चीज़ है ना। तो देहातों ये में, सब चीज़ें कॉस्ट में आएंगी ना? नहीं, ये आपकी सिक्योरिटी में आएंगी कि भाई जब देहातों में ट्यूबवेल तो देहातों में लगे होंगे ना, तो वहाँ पर इनकी सिक्योरिटी के लिए या गवर्नमेंट साथ में कोई इंश्योरेंस स्कीम देगी या कोई चीज़ इस तरह की होगी। जब आम हो जाएंगी तो फिर तो इसका रिस्क कम हो नहीं, जाएगा। पहली बात तो ये है कि फार्मर कभी उसने सोचा है, हमारे हाँ अक्सर कुछ ने तो सोचा, यकीनन तो है, देहात में हो रहे हैं ना, लेकिन आम फार्मर ने सोचा है कि वो अपने जो सबसे मेजर इनपुट है उसका, उसमें से पानी की फराहमी उसे मिलनी चाहिए। फराहमी में उसे मसला आ रहा है कि बिल सबसे ज़्यादा है, लागत उसकी, इस पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब आपने एक पॉइंट उठाया, आपने कहा कि जहाँ पे बिजली के पोल पहुँच गए हैं, जहाँ पे वापडा ने पहुँचा दी है बिजली, वहाँ पर अगर ट्यूबवेल लगा हुआ है तो वो किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं करता, मतलब वो फिजिबल है उसके लिए। इसके ऊपर बात करते हैं राना शहजाद साहब से कि अफोर्डेबिलिटी है या नहीं जहाँ पे बिजली है, और जहाँ पे बिल्कुल नहीं है वहाँ तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमारी जनूबी पंजाब की ज़राअत में जो सोलर एनर्जी का रोल कितना है, वो आगे बढ़ रहा है, वो कम है तवक्को से, इसका मुस्तकबिल है क्या? ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल उठा कि जहाँ पर वापडा ने अपनी लाइंस बिछा दी हैं, जहाँ पे कनेक्शंस मैसर हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल का जो कनेक्शन है वो उसको सोलर पे मुंतकिल करने का बहुत ज़्यादा फार्मर को फ़ायदा नहीं पहुंचता। राना शहजाद साहब, आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? पहली बात तो यह है कि ट्यूबवेल के ऊपर नेट मीटरिंग अलाउड है, आप करवा सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक वो मेरे दोस्त से बात कर रहे थे कॉस्ट की, तो अगर इसको एक्चुअली हम लोग पहले जो सिस्टम होता था वो इसकी टार्क लोड के ऊपर हम कैलकुलेट करते थे कि जितने एम्पेयर ले रहा है कोई सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते थे। अब जो ये आपकी आ गई है नेट मीटरिंग और ये ऑन ग्रिड सिस्टम जिसको हम कहते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं आपकी यूसेज ऑफ यूनिट्स, जो आप वापडा के यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी बेस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर उस बेस के ऊपर जितने हमारे एक्सपीरियंस हुए हैं, जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि जो ट्यूबवेल आप अगर फ़र्ज़ किया जी 10,000 यूनिट या 20,000 या 60,000 यूनिट तक भी देखें इस्तेमाल इसके हैं सालाना ट्यूबवेल के, अगर उसकी बेस के ऊपर कैलकुलेट करके हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी कॉस्ट का जो पे बैक पीरियड है वो ज़्यादा हो जाता है। अलबत्ता किसी भी इलाके में अगर आप इसको सिर्फ इस पर्पज़ से लगाएं कि सुबह जिस तरह सूरज शुरू होता है और शाम को जब गरूब होता है, तो उसको अगर सिर्फ आप कंज्यूम करना चाहें या उस सनलाइट को आप कंज्यूम करते हैं, तो ये किसी भी इलाके में फिजिबल है। और इसमें फिर आपका कॉस्ट जो पे बैक पीरियड है वो मैक्सिमम ये यूँ समझ लें कि 4 साल के अंदर अंदर रहता है। सही, आपके कहने का मतलब ये है कि एक नया रुझान मुतारिफ होना चाहिए, वो ये है कि पानी दिन में लगाएं। ऐसे जी ही बिल्कुल, अगर दिन में लगाएं तो उसका फ़ायदा उनको है। और अगर रात को भी लगाते हैं आप, फ़र्ज़ किया कि आपकी कोई मजबूरी, मतलब वो फसलों के कोई ऐसा हिसाब है कि रात को भी आपको पानी देना पड़ता है,
तो उसमें आप यूँ एक तो ये है कि आप ट्यूबवेल डबल कर लें। अगर आपका टाइम पीरियड कम है पानी लगाने का तो एक की जगह 2 लगा लें, दिन दिन में आपका रात वाला सर्कल भी पूरा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर रात भी है तो आपको 50% 60% तो रिडक्शन फिर भी मिल रही है आपकी कॉस्ट के अंदर, कि आप दिन में फ्री चलाएं, रात को उसको डीजल पे या वापडा पे जैसे आपने इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी मतलब 50-60% या शायद इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि पूरी रात तो शायद नहीं लगता होगा पानी, कोई 2-4-5-6 घंटे लगता होगा, एग्जैक्ट तो ये बता सकेंगे क्योंकि हाजी साहब मतलब ये क्या मतलब नहीं, बड़ा अच्छा आज के जो आपका प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत अवेयरनेस की बातें हो रही हैं। देखें, मेरा ख्याल है कि इसका ट्रेंड आगे इस तरह बढ़ सकता है, जब इस तरह के इसके डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए, जब एक फार्मर एक फील्ड में लगाएगा तो उसके हम शायद देखेंगे, नेट मीटरिंग हो, इनकी तरफ से जो सप्लाई किया जाए वो इंस्ट्रूमेंट अच्छे हों, क्वालिटी वाइज, और वो जो 20 साल की वारंटी बता रहे हैं वो उस पर अमल होता नज़र आए, तो ये मेरे ख्याल बहुत अच्छा माहौल बन जी। जाएगा। मैं इंटरप्ट करूंगा, वो एक चीज़ पॉइंट रह गया था जो खालिद साहब ने बात की थी कि इसकी वारंटी हो, तो जो आप हाँ मतलब कहने का मतलब कि एतमाद कैसे आप फार्मर्स हाँ जी, का या इस कम्युनिटी का ले सकते हैं, जी, उस पर उनकी जो जो बदगुमानी है बैंक उस फाइनेंस पे हाँ। इंस्टॉलेशन होती है वो तो वैसे ही इंश्योर्ड होती है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि अब अगर आपका जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं और ए ग्रेड आप इक्विपमेंट यूज़ करें तो जो सोलर पैनल है उसकी 10 साल की वारंटी होती है और वर्कमैनशिप वारंटी है, और प्लस 25 साल उसकी लाइफ है विद 80% परफॉर्मेंस। जी, यानी 25 साल बाद भी वो आपको 80% परफॉर्मेंस देगी। फिर इसी तरह जो आपका लेकिन ये तो सब पहले की बातें होती हैं, कौन 25 साल को देखेगा जी, कि इसकी या कैसे आप इसको दूर करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जो है ज़ाहिर सी बात है, अगर आप किसी ट्रस्टेड सोर्स से लेते हैं, किसी अच्छे इदारे से आप परचेज़ करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको वो उसकी एश्योरिटी भी मिल जाएगी। और अगर आप चलते फिरते किसी से परचेज़ कर लेते हैं या बी ग्रेड सी ग्रेड में आप मतलब इक्विपमेंट आपस की बात है, फिर तो आप खुद ये बात कह रहे हैं कि वाकई ये सोलर का काम है वो चलते फिरते लोग भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल और डेफिनेट है। क्वालिटी और इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने और इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। इससे पहले ये था कि बाहर से यूज़ पैनल भी आ रहे थे और BC ग्रेड के भी आ रहे थे, तो अब तकरीबन कुछ माह पहले से कुछ सर्टिफिकेट जो है ज़रूरी कर दी हैं। जब भी आप कुछ इंपोर्ट करेंगे पैनल्स वगैरह, तो उसके साथ आपको सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं इंपोर्ट के टाइम कि ये आपका जो इक्विपमेंट है ये A ग्रेड का है, उसके अलावा आप उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से अब काफ़ी तब्दीली आ रही है और काफ़ी जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और सब अगर एक लाइफ टाइम 25 साल एक नस्ल है, एक lifetime, जनरेशन है, yes. एक लिहाज से एक लाइफ टाइम ही है कि आपका वो करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारा फार्मर अभी तक ये अवेयर है कि यार ये जो 25 साल लाइफ है और जब हम बहुत से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें से अगर हम ये इन्वेस्टमेंट भी कर लें तो ये पे बैक करेगा, फौरी तौर पे नहीं लेकिन साल बाद, 9 महीने बाद और अगले साल में देना शुरू कर देगा? इससे बात करते हैं राणा साहब से, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी यार सुने सारी बात जो है ना वो राणा साहब ने खुद बयान कर दी। अभी तक लोगों का इधर अट्रैक्शन क्यों नहीं आई? वो यही थी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो मार्केट में घूम रही थी। जब ये तो पहले गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सब स्टैंडर्ड या सेकंड हैंड चीज़ें जो हैं यूज्ड और ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें स्पेशली उनको इंपोर्ट की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। और जिन लोगों ने लिया बात का तजर्बा नहीं हुआ होगा, इसलिए वो मार्केट में रेपो भी ख़राब हुई। अब अगर ये आप 20-25 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर 10 साल भी वो 100% परफॉर्मेंस पे चल जाए, जो अभी राणा साहब कह रहे हैं कि जी इसकी वारंटी होगी साथ में पे बैक की उसकी वारंटी है, तो उसके लिए भी देन इट इज़ आल्सो अफोर्डेबल कि आपके पास एक चीज़ तो है ना कि लाइन ट्रिप कर गई, बिजली नहीं है। गर्मी के मौसम में आप ये देखें कि जब सोलर की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी उस वक्त अमूमन वापडा की लाइनों में देहातों में ट्यूबवेल का लोड ही पूरा नहीं आता। हम दिन में ट्यूबवेल नहीं चला सकते। बिल्कुल सही। दोपहर में जब टेम्परेचर दोपहर 10-10-11 बजे माजी में तो 16-16 घंटे की 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती रहती है। अगर लोड शेडिंग ना भी हो, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें हैं इन पे, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका ट्रिप नहीं करते, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। और जब वोल्टेज आपके 180 तक उससे नीचे आ जाते हैं, 440 की बजाय 300 कुछ पे आ जाएं, तो फिर ट्यूबवेल ऑन ही नहीं होता। तो ये इससे एक ये तो बेनिफिट होगा ना कि गर्मियों में आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमारा ये जो, हालांकि हमारे पास तो
मेन सीज़न ही गर्मियों का है, बिल्कुल सही। उसका भी बेहतर है। लेकिन इसके रास्ते में जो रुकावट थी ना, वो एक इसकी प्राइस थी, दूसरा इसकी क्वालिटी में बहुत सारी एम्बिग्यूटीज थी। अब अगर ये गारंटीड हो जाए कि जी ये चीज़ें और ये कंपनी और ये इस तरह सब रेगुलर हैं, तो मेरा ख्याल है कि और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाए, मुख्तलिफ लोग लगाना अच्छा, आपने शुरू बात कर की दें। गारंटी, आप गारंटी सिर्फ कहने की हद तक दे रहे हैं, ये कह सकते हैं, या वाकई आपको अश्योर करते हैं कि यस हम दे रहे हैं, ये लोग हैं, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये जो यूनियन के लोग हैं, ये जो बिज़नेस कर रहे हैं साउथ पंजाब में, इनकी गारंटी सिर्फ मैं नहीं दे रहा, आपकी पूरी कम्युनिटी दे रही हो, आपकी पूरी यूनियन दे रही हो? जी बिल्कुल, इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इसमें बाउंड्रीज भी डाल दी हैं, ख़ासतौर पे जब आप नेट मीटरिंग की तरफ जाते हैं। तो जिस वक्त आप वापडा से कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस जो आप का जो सर्टिफिकेट इशू होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कंज्यूमर और इंस्टॉलर दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बाकायदा बाउंड होता है आपका जो इंस्टॉलर, वो इस चीज़ का बाउंड उसमें किया जाता है कि अगर आपका सिस्टम अप टू द वो मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो आप उसको बाय बैक करेंगे। तो इसलिए इसमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। और फिर जो बात होती है कि आप अगर ए ग्रेड आपका इक्विपमेंट है, तो ऑलरेडी वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, फिज़िकली अगर वो ना हो, किसी वजह से हिट हो जाए और वो अपनी परफॉर्मेंस खो दे, वो तो एक डेफिनेट सी बात है कि आप एक गाड़ी नहीं लेते हैं और उसका टायर रोड पे जाते ही पंचर हो जाए, उस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर उसको कोई ऐसा हैसल नहीं आता, तो अपनी परफॉर्मेंस देता रहता है। तो आमतौर पे क्या होता है जिसकी वजह से ये हादसे, जो जिसने कहा कि हादसा, आपके एक्सपीरियंस में खुद आप क्योंकि डील फिजिकली करते रहते हैं, डैमेज के अलावा कोई ऐसी आज तक Physical damage हमारे के अलावा कुछ एक्सपीरियंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ए ग्रेड जो है आपका इक्विपमेंट है, अगर वो फिजिकली डैमेज नहीं होता, तो उसके अलावा उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से अपनी परफॉर्मेंस छोड़ेगा। नहीं, फिजिकल डैमेज किस तरह हो सकता हाँ। है? फिजिकल डैमेज कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही हो गया हो। नहीं, वो तो Install होने के आफ्टर बाद। इंस्टॉलेशन आपका यही है कि एक्सट्रीम वेदर हो जाए, कोई आपके मतलब ज़ालाबारी हो जाए शदीद किस्म की, कोई बहुत बड़े साइज़ का, इसकी एक है मतलब इसमें सारा मेंशन होता है कि इतना ये एयर लोड बर्दाश्त कर सकता है, और इसके अलावा आपका जो ये स्नो लोड है वो भी उस पर मेंशन होता है। लेकिन अब उसमें कुछ हर चीज़ की एक लिमिट है, मतलब कुदरत के आगे तो कोई चीज़ नहीं ठहरती। तो आगे एक्सट्रीम वेदर में कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए जिसमें दरख्त भी सम टाइम उखड़ जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो वो मतलब आती है, बाकी और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। खास वैसे भी मौके पे जो इंश्योरेंस है, क्या आप समझते हैं कि अगर फार्मर्स को और ख़ास तौर पे जो ट्यूबवेल के जो मालकान हैं, उन्हें इसके साथ साथ इंश्योरेंस भी, बैंक वाले तो वो कह रहे हैं कि उनमें इंश्योरेंस शामिल है, जी लेकिन जो खुद इन्वेस्टमेंट करता है वो प्राइवेटली भी इंश्योरेंस करवा सकता है या नहीं करवा जी, सकता? बिल्कुल ये करवा तो सकेगा। ये तो इन्हें करना चाहिए ना, इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी होती है जनरल इंश्योरेंस होती है, अगर आप उनके पास जाएं तो डेफिनेट वो इसको इंश्योर करेंगे। अच्छा, आपके या ये ऑफ़र नहीं कर सकते कि जी अगर आप ये चीज़ दे रहे हैं तो उनको ये भी कह सकते हैं कि ये कॉस्ट आपकी इंश्योरेंस की, अगर आप करना चाहें तो फिज़िकल डैमेज की सूरत में ये आपको इंश्योरेंस मिल जी, सकती है? जो ए ग्रेड पैनल हम क्लाइंट को सेल करते हैं, वो तो विदाउट इंश्योरेंस एनी एडिशनल अमाउंट उसको 10 साल की हम वारंटी दे रहे हैं। फिजिकल डैमेज की, जैसे आपने कहा कि जो जनरल एक मौसम- इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है, हाँ, उसमें हम अगर उसको अपनी परफॉर्मेंस उससे कम देता है तो उसे हम रिप्लेस करके देते हैं। नहीं, ये जो आपकी मौसम डस्ट स्टॉर्म या जी किसी जी, वो रेन या उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये तो नहीं हो नहीं, सकता वो भी कि इंश्योरेंस में कवर होते हैं या नहीं इंश्योरेंस होते? में आपकी तरफ ये से तो फिर अब नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी अपनी देगी ये कि तो हम- जैसा आपका काम बनता है ना, जो हाँ जी। आपकी तंजीमें हैं, हाँ, जो आप जाहिर है आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ भी होते हैं, आप बैंक्स के साथ भी, स्टेट बैंक के साथ भी कर रहे होते हैं, और आप मिनिस्ट्री के साथ भी बात कर सकते हैं। तो ये तो आपका काम है कि ये इंश्योरेंस आप उसके हवाले से कोई पॉलिसी बनवाएं, बैंक्स को कहें कि वो इंश्योर्ड करें, एक ख़ास आपके किलोवाट तक की जो चीज़ें हैं उसको करें। तो ये तो खाली सब आपकी तंजीमों का काम है, नहीं, आपका काम है। बेसिकली तो हर गवर्नमेंट काम का तो उन्होंने काम नहीं है। करना ना। नहीं, ये तो गवर्नमेंट का काम है। हम तो ये कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में प्रेशर कौन डालेगा? हाँ, गवर्नमेंट को उनको रियलाइज़ कौन करवाएगा? उसको वो दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन ये फैसले तो गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक से कराने होते हैं। इंडिविजुअल्स के कहने पे, किसी तंजीम के कहने पे तो उन्होंने इस किस्म के अहम फैसले नहीं लेकिन जो करने। थिंक टैंक्स होते हैं, ये तंजीमें हैं, लेकिन जब भी वो गौर- मीटिंग्स होती हैं, उन तक ये बात पहुंचाएगा कौन? नहीं, ये पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन आज आपने जैसे अवेयरनेस वाला काम शुरू किया है, तो इस पे मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में सोलर पैनल्स और नेट मीटरिंग इन ट्यूबवेल्स, इस पे काम होना चाहिए। आप समझते हैं कि अभी तक आपके कितने % लोग हैं जनूबी पंजाब में, आपकी यूनियन के जो मुशाहिदे में क्या गया है, कितने % लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल को
शिफ्ट कर गए हैं इस पर सोलर पे? जो कर गए हैं वो तो शायद फिगर इतना ज़्यादा ना हो। बेसिकली चीज़ होती है कि इंटरेस्ट शो होना। तो मेरे ख्याल में कि अगर आप 100% लोगों से 100 लोगों से पूछेंगे ना कि भाई आपको अगर हम फिजिबल कर दें किसी भी तरीके से सोलर पैनल लगा के दें या सोलर सिस्टम लगा के दें, तो मेरे ख्याल में 100% ही आपको कहेंगे जी हम फ़ौरन जाना चाहेंगे। बात फिर वही आ जाएगी कि अगर वो कॉस्ट अफोर्ड करता है तो कोई भी इसको नो नहीं अच्छा, इस करता। पे बात कर लेते हैं कि जो ट्यूबवेल है उसकी कॉस्ट, खास तौर पे उस पे जो सोलर पैनल की कॉस्ट है क्या, इस पे भी बात करते हैं ताकि जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम उनको भी पता लगे कि यार घर बैठे कि अंदाज़ा क्या है, फिजिबिलिटी है क्या। इस पे बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि ज़राअत में जो सोलर एनर्जी का जो बढ़ता हुआ किरदार है उसे फार्मर्स अप्रिशिएट कर भी रहे हैं या नहीं, इस पे बात हो रही थी। लेकिन असल बात कॉस्ट की है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो ख़ास तौर पे ज़रूरी ट्यूबवेल हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बनती क्या है, और ए क्वालिटी की बात हो रही है। राना साहब, आप एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है जो आम फार्मर को शायद ना पता हो, वो आप क्या शेयर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि प्रोजेक्ट जितना छोटा होगा हम इसकी पर वाट कॉस्ट निकालते हैं। तो अगर आपका 7.5 किलोवाट का है मिनिमम कह लें साइट पे जाके, तो 7.5 किलोवाट का जो प्रोजेक्ट है वो आपको तकरीबन शायद 100 या 100 से ऊपर पर वाट कॉस्ट करेगा। अगर आप इसका 25 किलोवाट का लगाते हैं या 30 किलोवाट का लगाते हैं तो वो हाँ फिर आपकी कॉस्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। वो आपको 80 से लेके और 90 के दरमियान कहीं कॉस्ट होगी। तो और उसको अगर आप पे बैक पीरियड, क्योंकि मेन चीज़ होती है पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड आपका नॉट मोर देन 5 ईयर्स, 5 ईयर के अंदर अंदर आपका जो है ना वो पे बैक पीरियड भी बन जाता है कि जो ऑलरेडी आप स्पेंड कर रहे हैं ट्यूबवेल्स के ऊपर या वापडा को पे कर रहे हैं इसके अगेंस्ट जो आप उनके यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो वो आप 5 साल के अंदर अंदर उसका जो है आपको वो प्राइस जो है वो पे बैक हो जाती है। लेकिन हम फिर बात करें कि 10 केवी से लेकर आप 25 केवी तक 30 केवी तक भी चले जाएं तो क्या कॉस्ट करता है जेई ट्यूबवेल सोलर पर? जी, मैं आपको वही अर्ज़ किया कि हम इसकी पर वाट कॉस्ट लेते हैं। अगर आप 25 किलोवाट है तो आपको तकरीबन 88 से 90 रुपये पर वाट कॉस्ट पड़ जाएगी। तो ये अगर दें तो अराउंड मेरे ख्याल में कि 20-21 लाख के करीब बन जाती है। सही। तो अगर आप बैंक फाइनेंस की तरफ जाते हैं तो बैंक फाइनेंस में आपको 20% आपको एडवांस देना है और उसके बाद आपने जो किस्त आपकी बनती है वो ऑलरेडी वही बन जाती है जो पर मंथ आप ऑलरेडी डीजल के ऊपर लगा रहे हैं या वापडा के बिल में पे करते हैं। फिर इसमें जो पंजाब मैक्सिमम 6% तक है जो बैंक जी हाँ जी फाइनेंस कर रहे हैं, सब्सिडाइज है सब्सिडाइज जी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपके बैंक फाइनेंस कर रहे हैं वो 6% पे कर रहे हैं। एक ये है। फिर दूसरी बात ये कि कुछ मंसूबे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त ऑलरेडी हैं कि आप अगर ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाते हैं तो आपको जो सोलर ट्यूबवेल है उस पर 50% सब्सिडाइज आपको जो है वो गवर्नमेंट आपको ट्यूबवेल लगा के देती है सोलर पे। उसमें तरीका भी यही है कि आप अपने जो लोकल डिस्ट्रिक्ट आपका है एग्रीकल्चर ऑफिस, उधर आप एप्लीकेशन दें तो उसके बाद वो प्रोसेस करके आपको जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं। ख्वाजा साहब, देखिए मैं एक चीज़ वही अर्ज करने लगा हूँ, इन्हीं की बात को आगे चला रहा हूँ। जब तक 50% गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आएगी ना तो ये 5 साल में पे बैक नहीं होगा। नहीं, उसके बाद तो अगर 50% गवर्नमेंट की सब्सिडी आएगी फिर तो ये तो 3 साल से भी नीचे आ जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल है कि ट्यूबवेल के लिए अगर आप देखें ना तो इसमें अगर गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है और दूसरा अपने सिस्टम से इसका लोड भी कम करना चाहती है ट्यूबवेल्स का, क्योंकि ट्यूबवेल्स का जो लोड होता है ना ये बड़ा एकदम आएगा। जब फसल का टाइम होता है तो वो सारे ट्यूबवेल चल पड़ेंगे। अगर उससे अपने सिस्टम को भी गवर्नमेंट बचाना चाहती है तो इसके लिए कंफर्म किया जाए कि 50% सब्सिडी दे दें। फिर मार्केट में इसको आप एक सिस्टम पे सब्सिडी दे दें ना। ये शर्त ना लगाएं कि जी इस कंपनी का लेंगे तो 50% सब्सिडी है। अभी इन्होंने एक शर्त और साथ में बताई कि अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है, बहुत सारी जगह वो हैं जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो जहाँ तो फिर वो सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको। ये देखें ना, अभी जो इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहा है वो ड्रिप इरिगेशन के साथ है। पिक एंड चूज वाला काम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ फ्लैट। जब आप इसको आप यूनिवर्सल
फ्लैट करके ले आएंगे ना कि जी आप ड्रिप लगाएं या आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, जो भी है उस पे आपको 50% की सब्सिडी है, 1। नंबर 2, आप नेट मीटरिंग की अलाउ कर दें। फिर आप देखें किस कदर लोग इस तरफ आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी बैंक के पास जाएगा। मकसद है कि अगर अल्लाह का किसी पे फजल है और वो अपनी जो बिलों की पेमेंट में से लगा सकता है, तो वो 6% उसको वो बैंक मार्कअप और वो भी बच जाएंगे। और तीसरा जो है, अगर किसी अपनी इन्वेस्टमेंट पे लगा रहा है तो उसको भी आप इंश्योरेंस कंपनियों को ज़रूर साथ में लिंक करें कि वो उसकी इंश्योरेंस भी करें, क्योंकि ये देहात का काम है, जंगलों में बहुत फैल के ये लगेंगे। लेकिन आमतौर पे फार्मर से डर क्यों जाते हैं बैंक्स से? कि उनको लगता है कि यार ये शायद पे बैक नहीं होगा। एग्रीकल्चर पर जो इंश्योरेंस है और उसकी चीज़ों पे बैंक की इन्वेस्टमेंट है, शायद जो ज़रूरी तरक्याती बैंक है ये वो तो शायद कर देता है, लेकिन बाकी तो शायद अवॉइड करते हैं। गच्चे कहा यही जाता है कि बैंक्स लाजमी तौर पे इतने फाइनेंस करेंगे, लेकिन आमतौर पे इस सेक्टर में जमशेद हुआ नहीं रही, साहब, चीज़ें नहीं मैं हैं। उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि अब थोड़ी सी पॉलिसीज बैंक्स की भी बहुत ज़्यादा चेंज है। आपका जो एक नॉर्मल फाइनेंसिंग होती है सोलर के लिए किसी कमर्शियल इदारे को, उसमें जो जैसे बैंक स्टेटमेंट की शर्त है, 3-4 और शर्तें हैं, तो फार्मर के लिए बैंक स्टेटमेंट की शर्त इन्होंने ख़त्म कर दी है। आपको विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी वो फाइनेंसिंग दे रहे हैं बैंक। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में तो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट के, फार्मर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए फाइनेंसिंग के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि गैप है आपकी तरफ से, जो आप ये बिज़नेस कर रहे हैं उन्होंने उस तरीके से शायद अभी तक निचली सतह पर फार्मर के साथ इंटरेक्ट नहीं किया। वो एक से दूसरा केस तो हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक आपने कहीं, मैंने नहीं देखा कि पिछले कुछ अरसे में पूरे साउथ पंजाब में कोई बड़े पैमाने पर आपने कोई एग्जीबिशन की हो, इंटरेक्शन किया हो, कोई सेमिनार ऐसा हो जिसमें अवेयरनेस सेमिनार हो जिसमें ये सारी चीज़ें तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद हों, कोई तरीके से हों। और सब आपने भी नहीं किया मेरा ख्याल है, फार्मर्स ने भी ये कोशिश नहीं की, फार्मर तंजीमों ने भी नहीं की। सोलर ट्रेड यूनियन की तरफ से हमारा लास्ट ईयर, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद, बहरहाल ये आपके शीज़ा इन होटल में सेमिनार हो चुका है एक। और नेक्स्ट हमारा जो शेड्यूल है वो फरवरी में मुल्तान में सोलर एग्जीबिशन है नेक्स्ट ईयर। और वो अब क्योंकि ये अब कोरोना का आ गया, इस वक्त ये सितंबर में थी, इधर आपके सखर में एक एग्जीबिशन थी, और अभी लाहौर में एग्जीबिशन थी ये लास्ट मंथ 13-14 मार्च को, जो कोरोना की वजह से उसे डिले कर दिया गया। तो इस पे काम हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, एक नई इंडस्ट्री है, अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंडक्ट हो रही हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं, और उसके साथ साथ जो है वो इससे पहले जो है पिछले लास्ट ईयर भी लाहौर में हुई थी एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन, कराची में भी होती रहती हैं। तो जो आपके साउथ में देखें, जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का मेन हब कौन सा है, साउथ पंजाब, और अगर सिंध में देखते हैं तो सखर डिवीजन। तो ये 3 डिवीजन और चौथा सखर डिवीजन, ये है हब एग्रीकल्चर का, सोलर ट्रेड यूनियन एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे दोनों को ही टारगेट किया गया है कि पहली एग्जीबिशन सखर में हो रही है और उसके बाद सेकंड जो शेड्यूल है मुल्तान में है। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे इसमें अरेंजमेंट होते हैं, कंपनीज़ को लाना पड़ता है और वो सारे मामलात होते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम फर्स्ट हो जाएगी, तो फिर ये ईयरली बेसिस के ऊपर ये चीज़ें कंडक्ट होंगी। खालिद साहब, आपके सवालात क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं फार्मर्स के आम तौर पे जी, इनके बारे में फिर एक दफ़ा रिपीट इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि लोग आप सवाल हो और उनके जवाब हम अभी यहाँ इनसे ले सकते हैं और उनके जहन में क्लियरिटी हो, कुछ तो हो जो भी। मेरे ख्याल में ये अपने इस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन नहीं कर पाए। ये आपने लाहौर में एक्सपो सेंटर में डिमॉन्स्ट्रेशन कर ली है, शो कर लिया, करना था लेकिन वो तो नहीं हुआ। नहीं, अगर कर भी लेंगे तो उसका फील्ड में बैठे लोगों को किस तरह इल्म होगा। मगर इन्हें तो या तो किसी और इस तरीके से ये अपनी प्रोजेक्शन करें कि आम आदमी तक वो चीज़ पहुंच जाए। आज जो जितना मुझे इल्म है वो यही था कि जी इस पे सब्सिडी उस सूरत में मिलेगी जब आप ड्रिप लगाएंगे, जो मेरे जहन में। दूसरा ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्लेटें मिलती हैं, कभी बेहतर होती हैं, किसी की कामयाब हो गई तो वो खुशकिस्मत है, जिसको हल्का माल मिल गया तो वो रुल गया, ठीक है ना। वो इन्होंने खुद भी बता दिया कि पहले इस तरह का सामान आता रहा है, वो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के चेक एंड बैलेंसेस आ गए हैं। हाँ, अब मेरा ख्याल है अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं, यस, और उसके साथ साथ उनका इक्विपमेंट जो भी आना है वो भी
जब ये अप्रूव्ड वेंडर्स का क्वालिटी का मटेरियल फील्ड में जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी, लोग देखेंगे तो उससे अवेयरनेस आएगी और ये काम बढ़ेगा। जी जमशेद साहब, उसमें जो बेसिकली जो इक्विपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है ना, इक्विपमेंट आपको तब ही आपके पास सब स्टैंडर्ड आता है जिस वक्त आप कम प्राइस पे कंप्रोमाइज़ करने की तरफ जाते हैं। और आपके इस प्लेटफॉर्म पे मतलब जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि 2-3 लाख रुपए बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 2-3 लाख की अगर आप फ्लक्चुएशन को देखेंगे ना तो उसमें आप लॉन्ग टर्म में उसका जो है ना आपको नुकसान होगा। अगर आप एक मार्केट अवेलेबल है, हर तरह की इंफॉर्मेशन है, आप तो इंटरनेट हर किसी के पास मौजूद है, मोबाइल के अंदर आपके है, तो आप 1 मिनट में सर्च कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। बल्कि हम जो पैनल्स देते हैं इसके साथ आपका वो होता है बार कोड भी होता है, हर पैनल का इंडिविजुअल बार कोड होता है और उसके ऊपर आप उसे सर्च कर सकते हैं कि जी ये ओरिजिनल है या नहीं है। और काफ़ी सारे चेक एंड बैलेंस हैं। तो बस अगर आप प्राइस की तरफ नहीं जाते और उसे एक स्टैंडर्ड जो रेट है उनके मुताबिक अपना सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आपको जो है कोई किसी किस्म का धोखा या कोई ऐसी चीज़ मिलेगी। ख्वाजा साहब, ये धोखे से फार्मर बचे, लेकिन उसने ज़ाहिर है जेब से भी वो पैसे भी बचाना चाहता है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर आप एक क्वालिटी चीज़ लेना चाहते हैं और आप बार बार की मुश्किल से बचना चाहते हैं तो आप नहीं समझते कि हमें इस तरफ आपको जाना ही पड़ेगा नहीं, बिल्कुल। और आपको अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कुछ लंबे अरसे के लिए फिजिबल करने के लिए इस तरह की स्कीम से, इस तरह की टेक्नोलॉजी से आप हमारा फार्मर का फ़ायदा उठाएगा? नहीं सर, अब नाउ इट्स द टाइम। इसके अलावा आपका गुजारा ही नहीं है। ये कब तक गवर्नमेंट हमें जो है ना ट्यूबवेल पर सब्सिडी देगी? ये पिछले 3-4 महीने पहले 2 महीने के लिए सब्सिडी ख़त्म हो गई थी ना, तो वो इन चीज़ों को भी जहन में रखना चाहिए ना। ये सब चीज़ें आर्जी हैं। परमानेंट हिसाब जो है वो तो अगर ये आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये फिर आपको एक जहनी सुकून भी है और जहनी सुकून के साथ साथ आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी का भी एक मुस्तकिल सोर्स है। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर अपनी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जिनके लिए ये आज बातें बता रहे हैं अगर ऐसी होंगी तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना एग्रीकल्चर के फील्ड में इनका स्कोप अच्छा, बनेगा। एक बात सबसे पहले शुरू की लेकिन मैं अब उसको आखिरी उसमें समअप करना चाहता हूँ। राना साहब ने कहा कि अगर आपके पास गांव में एक ही ट्यूबवेल है या 2 ट्यूबवेल हैं और बहुत से छोटे काश्तकार हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो सब मिलकर उन दोनों ट्यूबवेल को अफोर्डेबल बनाने के लिए मिलकर ये लगाएं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। क्या आप समझते हैं ऐसा मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह सुन लें। वजह यह है कि ट्यूबवेल जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं वो हर एक ने अपने पानी की रिसोर्सेज के हिसाब से लगाए हुए हैं। अब ना ये इंस्ट्रूमेंट वहाँ से उठाकर दूसरी जगह, ये तो एक जगह इंस्टॉल हो जाएगा ना। अब एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसने ये से 1-2 मुरब्बे को पानी दे सकता है, तो वो जो दूसरा है वहाँ तक तो वो पानी नहीं पहुँच सकता ना। डाउन स्ट्रीम तो चलो चला जाएगा, अप स्ट्रीम तो नहीं जा सकता ना। तो वो इसमें इतना स्कोप नहीं है। स्कोप यही है कि जो एक ट्यूबवेल लगा हुआ है उसको क्वालिटी की चीज़ मिल जाए, अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाए और उसमें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए, ख़राबी ना आए। तो ये लोग सब चले जाएंगे सर। ये 1-2 साल का मसला है। 2 साल के अंदर इतनी दुनिया इस पे आ जाएगी जो आप सोच ही नहीं सकते। जब एक आपको सक्सेसफुल स्टोरी नज़र आ जाएगी ना जी, उसके पास चल रहा है जी, बड़े मौज कर रहा है, उसकी देखा देखी तो फिर इन लोगों ने सबने चल अभी तक तो नाकाम स्टोरी ज़्यादा है। अभी तक इतनी कामयाब स्टोरी की बात एक्चुअली मैं नहीं इसमें है। ऐड करूंगा कि मेरा जो मुशाहिदा थोड़ा सा डिफरेंट है। खुशाब में हमने एक जगह इंस्टॉलेशन की है। वो एक आदमी है, उसने सिर्फ 2 अपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं और वो मुख्तलिफ फार्मर्स को उसने साथ वो कारेज बनाए हुए, कारेज कहते हैं वो जो पक्की नालियाँ होती हैं, खाल बनाई जी, वो खाल बनाए हुए हैं पक्के, और वो फार्मर्स को उधर से पानी सप्लाई कर रहा है और उनसे जो उनकी काश्त होती है उसमें हिस्सा लेता है। ठीक कोई ना है? कोई एक शक्ल निकल आएगी मतलब। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जब वो एक मतलब थर्ड पर्सन हो के वो उनसे पैसे ले रहा है तो क्यों नहीं एक कम्युनिटी ऐसी बन सकती जो अगर आप इसी तरह के खाल पक्के बना लें और उसके अंदर आप अपने हमसायों को भी बड़ी इसके साथ कैपेसिटी का ट्यूबवेल बड़ी कैपेसिटी का लगाएं और उसके बाद जो अब एक फार्मर अपना सिस्टम लगाता है, 15 दिन चलता है, 15 दिन बंद पड़ा रहता है। सही। तो बजाय इसके कि आप वहाँ से जब मुख्तलिफ लोगों को अटैच कर लेंगे तो आप उसके मैक्सिमम फ़ायदा लेंगे, आपकी प्रोडक्शन ज़ाया नहीं होगी। बहुत शुक्रिया राना शहजाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ख्वाजा शुएब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और अहम बात यह है कि अगर
फार्मर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएं और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ फार्मर ना करे, और क्वालिटी की एश्योरेंस जो ट्रेडर है सोलर एनर्जी का वो उसको यकीनी बनाए, तो ये एक सोलर एनर्जी हमारे देहात में काश्तकारों के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद हो सकती है। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।